हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हिंदी साहित्य की इस क्लास में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ नई शुरू की थी, तो इसके अंतर्गत एक वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोगों ने हिंदी साहित्य की जो भूमिका रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखी है उसका हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया था कि उन्होंने शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास को किस प्रकार से देखा है और क्या क्या चीज़ें मुख्य हैं जो उन्होंने सामने रखने की कोशिश की है। उसमें हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार आचार्य शुक्ल ने अन्य साहित्य इतिहास के ग्रंथों को वृत्त संग्रह कहा है, वो क्यों कहा है, और कैसे कैसे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा आगे बढ़ रही थी और उसमें किस प्रकार से आचार्य शुक्ल ने अपना योगदान दिया। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे प्रथम संस्करण का वक्तव्य। यहाँ पर जो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था उसका वक्तव्य जो आचार्य शुक्ल ने लिखा था उसको हम यहाँ पर देखेंगे। और आपने ये भी देखा था कि मिश्रबंधु का हिंदी साहित्य का इतिहास 3 भागों में प्रकाशित हुआ था और आचार्य शुक्ल के इस हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा प्रवर्धित संस्करण जो है वो 1940 में प्रकाशित हुआ था। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर आचार्य शुक्ल लिख रहे हैं कि ये जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो ठाकुर शिव सिंह सेंगर का जो इतिहास था वो भी वृत्त संग्रह इन्होंने कहा है। उसके बाद मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसको भी इन्होंने बड़ा वृत्त संग्रह और मिश्रबंधु का बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा था। इसके बाद यहाँ से देखिए, सहस्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया। यहाँ पर पुस्तकों की खोज का काम हाथ में किसने लिया, ये यहाँ से देखिए, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने। काशी की नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि सहस्रों हस्तलिखित पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया। सन 1911 तक की खोज की अपनी 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। ठीक है, किसने? नागरी प्रचारणी सभा ने ये दायित्व अपने ऊपर लिया और 1900 से 1911 तक की खोज चली और उसमें 8 रिपोर्टें सामने आई। सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्रबंधुओं ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्रबंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया, 3 भागों में प्रकाशित हुआ। तो जो काशी नागरी प्रचारणी सभा ने कवियों और उनके ग्रंथों की खोज की थी 1900 से 1911 तक, 11 वर्षों तक, वो जो सामग्री सामने आई थी उस सामग्री का उपयोग करके किसने अपना ग्रंथ लिखा था? मिश्रबंधु ने, जिसको कि मिश्रबंधु विनोद का नाम दिया गया है, जिसको कि बड़ा भारी वृत्त संग्रह आचार्य शुक्ल ने कहा है। तो ये भी आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट था कि जो नागरी प्रचारणी सभा की जो रिपोर्ट आई, जो उसने सामग्री खोजी, उसका प्रयोग किसने अपने साहित्य में किया, उसका आधार बनाकर किसने अपना साहित्य लिखा, तो वो मिश्रबंधु विनोद है, मिश्रबंधु द्वारा लिखा हुआ साहित्य। अब आगे देखते हैं। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट श्रेणियों की उद्भावना नहीं हुई थी कि जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। कहने का तात्पर्य है कि सामग्री तो एकत्र हो गई थी, लेकिन उसके वर्गीकरण का कोई आधार नहीं बन पाया था, कोई वो नहीं बन पाया था जिससे कि उसका वर्गीकरण करके व्यवस्थित नहीं हो पाई थी, व्यवस्थित रूप उसको नहीं मिल पाया था। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि खोज के रख लिया गया, सभी हिंदी कवियों की पुस्तकों को, ग्रंथों को खोज के तो रख लिया गया, वो सारा विवरण उन्होंने अपने मिश्रबंधु विनोद में दिया है, लेकिन वो असमर्थ रहे उसको वर्गीकृत करने में कि कौन से काल विशेष की क्या प्रवृत्ति थी, उसमें कवि किस प्रकार से रचना कर रहे थे,
किस प्रकार की रचनाएं किस काल में हो रही थी, ये सब वर्गीकरण उन्होंने नहीं किया। उसी प्रश्न को यहाँ पर उठाते हैं। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपरोक्त वर्तमालाएं साहित्य के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी। सारे रचना काल को, ये आपका कथन इम्पॉर्टेंट है, सारे रचना काल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आँख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सारी सामग्री को एकत्र किया, ठीक है, उसको आदि मध्य और उत्तर पूर्व, जैसे आदिकाल मध्यकाल, और या फिर उसको आदिकाल के में भी एक दो शाखाएं कर दी, पूर्व उत्तर मध्यकाल में भी 2 शाखाएं हो गई, पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल, इस प्रकार से इनको आँख मूंद के बांट देने को इतिहास नहीं कहा जा सकता। ये इतिहास की श्रेणी में नहीं आएगा, इसी को बताने की कोशिश यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने की है। अब आगे वो क्या बताते हैं, आगे वो ये भूमिका बताते हैं कि उनका स्वयं का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो उसकी क्या भूमिका रही तैयार होने में, वो किस प्रकार से तैयार हुआ। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्ति को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया था। ये कैसे तैयार हुआ? इन्होंने 5-6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, और फिर उसने जनसमूह की बदलती हुई परिस्थितियों को लक्ष्य करके काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं का निरूपण का एक कच्चा मतलब लेखा जोखा तैयार किया था, वो किसी रूप में नहीं था। फिर हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया था। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठा ना हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा किया गया। यहाँ पर इन्होंने कहा है जो उन्होंने कुछ नोट्स तैयार किए थे और कुछ लोगों की बदलती हुई वृत्तियों को देखते हुए, रचनाक्रम को देखते हुए किस प्रकार से रचनाओं का विषय बदल रहे हैं, इस प्रकार का उन्होंने एक कच्चा ढांचा तैयार किया था, जिसको कि उन्हें जब हिंदी शब्द सागर की भूमिका के लिए में देना था, भूमिका भी देनी थी, तो बहुत कम ही समय में उन्होंने इसको एक इतिहास का रूप दिया। अब शुक्ल जी कह रहे हैं इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। अब यहाँ बताते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने कालखंडों को व्यवस्थित और विभाजित किया है। पहले काल विभाग को ले लीजिए। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। इन्होंने पहले एक काल विभाग को लिया, उस काल विभाग में जिस प्रकार की रचनाएं अधिक पाई गई, जिस प्रकार की रचनाओं की प्रचुरता रही है, उसी के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। जैसे वीर रस की रचनाएं आदिकाल में अधिक पाई गई हैं, तो वही उनका कहने का मतलब है, इसीलिए इस युग का नाम वीर गाथा काल, इस काल का नाम उन्होंने दिया है। अब यहाँ पर आगे कहते भी हैं, देखिए आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। अब इन्होंने आदिकाल में कैसी रचनाएं मिलती हैं, कितने प्रकार की, उनको भी विभाजित किया है। 2 प्रकार की कौन सी मिलती हैं? अपभ्रंश की और देश भाषा की। जो अपभ्रंश की ये वो भाषा थी जो साहित्य में प्रचलित थी, देश भाषा ये वो भाषा थी जो कि बोलचाल में प्रचलित थी। अपभ्रंश को पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोट में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। ठीक है, तो जो इन्होंने अपभ्रंश भाषा की रचनाएं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में रखी हैं उसका कारण यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। अपभ्रंश की पुस्तकें जो हैं उनका इसमें क्यों शामिल किया गया है, तो उसको बताते हैं अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। अब ये दिखाने के लिए कि भाषा में परिवर्तन कैसे कैसे हुए, अपभ्रंश से हिंदी तक आते हुए हिंदी को कितना समय लगा, अपभ्रंश का हिंदी तक आते आते कितना समय, अपभ्रंश का व्यवहार कब से कब तक होता रहा था, इस बात को दिखाने के लिए इन्होंने अपभ्रंश की रचनाएं भी रखी हैं। साहित्य की कोट में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं। इस बात को
आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं जिनके अनुसार उस काल की विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। जो साहित्यिक कोटि में आने वाली रचनाएं थीं वो बहुत कम मात्रा में थी। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। अब इनको साहित्यिक पुस्तकें आचार्य शुक्ल को उन्होंने कौन सी मानी है आदिकाल के अंतर्गत? केवल 4। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये 4 ही पुस्तकें इन्होंने साहित्यिक मानी हैं। ये आप इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत किन पुस्तकों को साहित्य की कोटि में कौन कौन सी की पुस्तकों को रखा है, साहित्यिक पुस्तकों की कोटि में कौन कौन सी पुस्तकों को रखा है। तो आप ये 4 जो है ध्यान में रखिएगा। देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। अब देश भाषा काव्य जिसको अपभ्रंश की बताया है उसकी 8 पुस्तकें यहाँ पर सामने आई हैं। कुमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति पदावली आदि। इतनी पुस्तकें सामने आई हैं जिसमें कि 12 पुस्तकें सामने आई हैं जिसमें कि आचार्य शुक्ल ने इन पुस्तकों को साहित्यिक पुस्तकों की कोटि में रखा है और इन पुस्तकों को देश भाषा काव्य की कोटि में रखा है। देखिए, इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। आचार्य शुक्ल ने इन्हीं 12 पुस्तकों के आधार पर आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण भी किया है। इनमें से अंतिम 2 बीसल देवरासों को अंतिम 2 तथा बीसल देवरासों को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही हैं। अब अंतिम दो में खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली और इसके अतिरिक्त बीसल देवरासों को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी वीर गाथा की प्रवृत्ति को सामने लाने वाली पुस्तकें ही हैं। कुमार रासो, वीरराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो, ये सारी वीर रस की पुस्तकें हैं बीसल देवरासों को छोड़कर। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। इसमें अधिकतर पुस्तकें इनको वीरगाथात्मक ही मिली हैं, इसीलिए इन्होंने कहा है कि आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीरगाथाओं की प्रवृत्ति रही है उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है और उसका कि राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति क्या थी और वीरगाथाओं की प्रवृत्ति कैसे जन्मी, क्या हुआ, ये सारी उन्होंने विश्लेषण जो है सारा अपनी पुस्तक में किया है। यह उनका बताने का तात्पर्य है। मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है। अब ये कहते हैं कि मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद में आदिकाल के अंतर्गत इन पुस्तकों को भी शामिल किया है। कौन सी? 1 भगवद गीता, 2 वृद्ध नवकार, 3 वर्तमाल, 4 संवत्सार, 5 पत्तली, 6 अनन्य योग, 7 जम्बू स्वामी रामा, 8 रेवंत गिरिरास, 9 नेमिनाथ चौपई, 10 उवैसमाला, उपदेश माला। इसमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है। अब रही शेष 9 पुस्तकें, उनमें नंबर 2, 7, 9 और 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर और साहित्य कोट में नहीं आ सकती, जो कि जैन धर्म के तत्व निरूपण पर हैं और साहित्य की कोट में नहीं आ सकती। उसमें से कौन? वृद्ध नवकार, जम्बू स्वामी रास, नेमिनाथ चौपई और उपदेश माला, ये जैन ग्रंथ हैं जो साहित्यिक कोट में नहीं आते। नंबर 6 योग की पुस्तक है अर्थात अनन्य योग। नंबर 3 और 4 केवल नोटिस मात्र हैं, इनका कुछ भी विवरण कुछ भी प्राप्त नहीं है। 3 वर्तमान संवत्सार। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं। एक में नंद के जौनार का वर्णन है, पत्तली, इसमें नंद के जौनार का वर्णन है। दूसरे में गुजरात के रैवत पर्वत का, रैवत गिरिरास में गुजरात के रैवत पर्वत का वर्णन है। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीरगाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। अब उन्होंने किस प्रकार से वर्गीकरण किया है, विभाजन, वो यहाँ पर बता रहे हैं। एक ही काल और एक ही कोट की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं,
वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले 2 काव्य धाराएं हुई, कौन सी? निर्गुण धारा और सगुण धारा। ऐसा भी होता है कि एक ही काल के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां भी हो सकती हैं, उसी को यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि जैसे भक्ति काल के अंदर 2 धाराएं चल रही थी, एक थी निर्गुण धारा, एक सगुण धारा निर्दिष्ट की गई। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 स्पष्ट रूप से शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हैं। जैसे निर्गुण धारा की ज्ञान श्रेय शाखा और प्रेम मार्गी सूफी शाखा तथा सगुण धारा की, अब निर्गुण की कौन कौन सी की हैं? ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रयी या ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। राम भक्ति और सगुण में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा, अब यहाँ पर शुक्ल जी क्या कह रहे हैं, इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है। उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उनका मन था इसलिए उन्होंने ये सब धाराएं विभाजित कर दी अपने मन से, मनमाना ढंग इसमें नहीं है। उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिख भी गई हैं और देखते ही ध्यान में आ भी जाएंगी। जैसे कि आप एक सगुण धारा का एक पद लें जो सगुण भक्तों ने किया है और निर्गुण भक्तों ने किया है, और निर्गुण भक्तों की सारी पुस्तकें एक तरफ रखी जाएं, उनके पद एक तरफ रखे जाएं और सगुण पद भक्तों द्वारा लिखे गए, तो स्पष्ट रूप से लक्षित हो जाएंगे कि ये अलग है, ये अलग है। यही उनका कहने का तात्पर्य है। अगर आप भी उसको पढ़ेंगे तो आपको उसके लक्षणों के आधार पर अंतर स्वतः ही स्पष्ट, तुरंत ही स्पष्ट हो जाएगा। इसमें उनके विभाग करने का अपना कोई निजी उद्देश्य नहीं था। रीति काल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। यहाँ पर वो स्पष्ट रूप से क्या कह रहे हैं कि रीति काल जो है उसका जो रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है कि सभी कवि जो है लक्षण ग्रंथों की रचना कर रहे थे और उसमें उनको अलग करने का कोई विभाग नहीं मिला, उसकी इसीलिए उसकी उन्होंने कोई उपशाखा नहीं बनाई है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। अब यहाँ पर क्यों नहीं, उन्होंने यहाँ पर कह रहे हैं मुझे नहीं मिला, फिर उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों को की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचना करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला। अब यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आगे चलकर बहुत सूक्ष्म छानबीन करने पर शायद कोई आधार मिल जाए कि इसका रीतिकाल का उपविभाग किया जा सके, परंतु अभी तक उन्हें वो नहीं मिला था। रीतिकाल के संबंध में 2 बातें और कहनी है। इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। उन्होंने कवियों का जो परिचयात्मक विवरण है वो बहुत अधिक नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ ये दिया कि ये कवि जो है इस प्रकार की रचनाएं तब हो रही थी, और उन्होंने कवियों को अधिक से अधिक कवियों को ढूंढ कर कवि परिचय नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर वो स्पष्ट करते हैं कि अगर कोई मुख्य उन्होंने ले लिए, अगर कोई कवि छूट गया हो, अगर उसका ग्रंथ मुख्य धारा में नहीं आता तो हो सकता है वो छूट गया हो, क्योंकि उन्होंने कवियों का व्रत इकट्ठा करना उनका आधार उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था वर्गीकरण और व्यवस्थित करना साहित्य को। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः विश्वबंध विनोद से ही लिए। आधुनिक काल के विषय में क्या कहते हैं? आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार आया भी है। ये किस आलोचक का कथन है, किसने कहा है? अगर आप पढ़े रहे होंगे तो आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप इसको रटें या याद करें कि किसने कहा है किसने। अगर आपने मूल पुस्तक को पढ़ रखा है तो आप तुरंत आपके माइंड में ये आ जाएगा। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, ये आचार्य शुक्ल का, इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा। इसलिए क्योंकि गद्य का आविर्भाव हो चुका था, गद्य और पद्य की मिश्रित रचनाएं होने लगी थी, इसलिए उसका वर्णन भी विस्तृत हो गया। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास, आप देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ से, ये आपको पता ही होगा। यहाँ पर आचार्य शुक्ल स्वयं कह रहे हैं हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका, जैसा कि वो पहले उल्लेख भी कर चुके हैं, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का विकास भूमिका के रूप में जब प्रकाशित हुआ था तब इसका क्या नाम था? हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका था। ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
इसका अलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं। जब ये 1929 में ही दोबारा हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रकाशित हुआ, तब इसमें कुछ बातें, जब इसका पुस्तकाकार संस्करण हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ, उसमें कुछ बातें बढ़ाई गई, विशेषतः आदि और अंत में। आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत मानी जाती रही हैं। जैसे कि कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई है, जैसे बातचीत में, जनश्रुति में, सुनने में कि ये उनकी रचनाएं, उनकी ये, तो वो उन रचनाओं को भी लिया गया है। और जो अपभ्रंश में, जैसे कुमारपाल चरित और शारंधर कृत हमीर रासो। हमीर रासो का पता नहीं है, इन्होंने ये भी यहाँ पर स्वीकार किया कि हमीर रासो का पता नहीं है, परंतु उसका उल्लेख यहाँ पर इन्होंने क्यों दिया है? प्रकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत ही ओजस्वी पद्य छंदों के उदाहरण में मिले। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने पिंगल सूत्र में इसके कई छंद, ओजस्वी पद्य जो छंदों के उदाहरण आदि मिले, इससे मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि ये पद्य शारंगधर के प्रसिद्ध हमीर रासों के हैं। तो इन्होंने मान लिया कि ये पद जो हैं ये शारंगधर द्वारा रचित हमीर रासों के ही हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ पर स्वीकार किया, जबकि ये ग्रंथ के रूप में नहीं मिला है। मिश्र बंधुओं के प्रकांड कविवृत्त संग्रह मिश्रबंध विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं, जैसा कि वो आगे बता चुके हैं। अब देखिए, इन्होंने अपने ग्रंथ को लिखने में और कहाँ से सहायता ली, ये भी पूछा जा सकता है। इतना पैटर्न बदल चुका है, इतने अंदर से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कि आपको हर छोटी से सूक्ष्म चीज़ जानने की आवश्यकता है। पता नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आयोग बना देता है। अब ये देखिए, हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्टें भी मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह के स्थल आने पर उलटनी पड़ी। ये खोज की जो रिपोर्टें थी वो भी पलटनी पड़ी। राय साहब, बाबू श्याम सुंदर दास, किस की, अभी क्वेश्चन बन सकता है, किस किस पुस्तकों की सहायता इन्होंने ली। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास BA की हिंदी कोविद रत्नमाला, श्रीयुत पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी तथा श्री वियोगी हरि जी के ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। यहाँ से भी इन्होंने अपने ग्रंथ के लिए सामग्री ली है। तो ये हो गया प्रथम संस्करण का वक्तव्य जो आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा था। तो आज का वीडियो यहीं तक फ्रेंड्स, और आगे हम दूसरे संस्करण में जो कि प्रवर्धित संस्करण था उसमें इन्होंने क्या कहा वो देखेंगे, और फिर उसके आगे ये सीरीज इसी तरह चलती रहेगी। आपको अच्छा लगा हो, कुछ अगर इसमें से सीखने को मिल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए और अध्ययन करते रहिए। थैंक यू।